मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह क्रॉन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है दोस्तों। 1 से लेकर 5 तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। वीडियो अपलोड है दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर क्रॉन पब्लिकेशन के नाम से बुक क्रॉन पब्लिकेशन बुक के नाम से आपको वहां पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है 1 से लेकर 5 तक। और आप उसे पहले यदि नहीं देखे हैं तो उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें दोस्तों, तो काफ़ी आप लोग को फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी लाभ मिलेगा। आप लोग उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यूटेरिया प्रैक्टिस सेट भी करवा चुका हूँ। यूटेरिया का 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था यूटेरिया बुक में, उसे मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ दोस्तों। उसका भी प्ले लिस्ट है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी करवा चुका हूँ वॉल्यूम 2। रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 में प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, उसका भी वीडियो अपलोड है। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं दोस्तों। यदि आप देख लिए तो उसे रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, इससे आप लोग को तैयारी में और मजबूती प्रदान होगी। यदि आप लोग करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मैं करंट अफेयर भी स्पीडी करंट अफेयर का 1 लाइनर पूरे वर्ष का, पूरे साल भर का 1 लाइनर मैं पढ़ा चुका हूँ। उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और उसी प्लेलिस्ट में स्पीडी का प्रैक्टिस सेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में मैं ला रहा हूँ। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पहले 1 लाइनर पढ़ ले, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ दोस्तों। इससे आपका पूरे साल भर का करंट अफेयर कवर हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। आने वाले एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये करंट अफेयर। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाएँ और उसे देख लें। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, जहाँ भी ग्रुप बना हुआ है शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या क्या है कहा गया है इसमें कहा गया है कुल कितने वेदांग हैं। तो कुल कितने वेदांग हैं, 4 ऑप्शन है। तो कुल वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। कौन कौन है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये कुल 6 वेदांग है। वेदांगों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 2 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं। तो त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें किस धर्म की है, ये प्रश्न पूछा है। तो त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है, पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व यानी ज्ञान प्राप्त करने से लेकर के महापरिनिर्वाण तक के दिए हुए प्रवचनों का संकलन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और त्रिपिटक, तो ये त्रिपिटक में आते हैं। और सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश तथा विचार दिए गए हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश एवं विचारों का वर्णन किया गया है। और एक अभिधम पिटक होता है दोस्तों। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक त्रिपिटक के रूप में आते हैं। तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश एवं विचार मिलते हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं विनय पिटक में। और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है अभिधम पिटक में। और पाली भाषा में लिखा गया। ये सभी पिटक बौद्ध धर्म में जो भाषा का प्रयोग किया गया वो पाली भाषा में प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसकी रचना लगभग 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम देखते हैं हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ यदि देखा जाए तो कौन सी है, तो गीता है। जैनों का प्रमुख ग्रंथ आगम है। और पारसियों का प्रमुख ग्रंथ जिंद अवस्था है। तो त्रिपिटक किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 3rd नंबर प्रश्न में चलते हैं। हड़प नीति डॉल्फिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसने दिया था। तो हड़प नीति का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। डलहौजी ने 1848 ईस्वी में रियासतों का विलय की नीति, हड़प की नीति, रियासतों के विलय की नीति को ही हड़प नीति कहते हैं, नीति का दिया गया था। और इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, हड़प नीति कहते हैं। तो सबसे पहले 1848 में डलहौजी ने सतारा को हड़पा था। उसके बाद
1849 में जयपुर को, फिर संभलपुर को 1849 में ही, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, बरार और झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। इस तरह डलहौजी ने हड़प की नीति से इन राज्यों को हड़पा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, हड़प नीति डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है भारत के राष्ट्रपति हैं, तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति क्या है? देश के प्रमुख हैं, सरकार के प्रमुख हैं, देश और सरकार के प्रमुख है, संसद या पार्लियामेंट के प्रमुख है। क्या है भारत के राष्ट्रपति? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है? तो देश के प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति देश के प्रमुख है और भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के कमांडर भी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए देश के प्रमुख है। 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 में कहा गया है 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 74वां कह रहा है तो नगर निगम से दिया गया है दोस्तों। तो नगर निगम का 9 का ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नगर निगम 9 का ए में दिया गया है और तो 74वें संविधान संशोधन और 12वां अनुसूची जोड़ा गया है इसके तहत। और नगर पालिका में विषयों की संख्या कितना है? 18 है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत को जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन के तहत, और भाग 9 में रखा गया है पंचायत को, और उसमें विषयों की संख्या 29 है। और भाग 9B में किसे रखा गया है? तो भाग 9B में है, भाग 9B में सहकारी समिति में है दोस्तों रखा गया है भाग 9B में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न भी चलते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा है। तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इरिडोलॉजी किसे कहते हैं? आइरिस के अध्ययन को इरिडोलॉजी कहते हैं। और प्लेनेटोलॉजी कहते हैं किसे? ग्रहों के अध्ययन को प्लेनेटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं या कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा कौन सी सीमा रेखा कहलाती है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 8 नंबर प्रश्न को। झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य से में अवस्थित है। झरिया और चंद्रपुरा जो कोयला क्षेत्र है नागालैंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सॉरी, झरिया और चंद्रपुरा झारखंड में स्थित है। झरिया कहाँ? झारखंड में। झारखंड में दोस्तों झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में अवस्थित है, तो झारखंड में अवस्थित है। झरिया और चंद्रपुरा कोयला झारखंड में अवस्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। झरिया और चंद्रपुरा झारखंड में अवस्थित है। झारखंड राज्य में छोटा नागपुर की पहाड़ी पर स्थित है झरिया और चंद्रपुरा। भारत में कोयला गोंडवाना 98% और तरसियर 2% क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में कोयला सबसे अधिक पाया जाता है भारत में, और तरसियर प्रकार के 2%। गोंडवाना युगीन कोयला प्रमुखता बिटुमिनस का कोयला है, और झरिया और चंद्रपुरा में यह कोयला पाया जाता है बिटुमिनस। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न की ओर। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर में दिया गया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति नाम बताइए। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो अमर्त्य सेन थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, और उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र में। वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 98 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया है? तो किस वंश के सुल्तानों ने, इस 4 ऑप्शन में से जो सल्तनत वंश का शासनकाल था उस समय किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक देश पर शासन किया था? तो यदि हम सल्तनत वंश का शासनकाल देखें तो इसमें से तुगलक वंश का शासनकाल था जो सबसे अधिक तक शासन किया है। तुगलक वंश के जो शासक थे जो सबसे अधिक तक भारत में
राज्य किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, तुगलक वंश। तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। देखिए सल्तनत वंशों में सर्वप्रथम गुलाम वंश था। सल्तनत वंशों में सर्वप्रथम कौन था? गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहा जाता है। और गुलाम वंश का जो शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था दोस्तों, गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश आता है जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश आता है, 1290 से 20 तक खिलजी वंश आता है। उसके बाद खिलजी के बाद आता है आपको तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर के 1414 तक रहता है तुगलक वंश का कार्यकाल। 1414 तक, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासनकाल रहता है। उसके बाद आता है सैयद वंश, 1414 से लेके 1451 के बीच सैयद वंश होता है। उसके बाद अंतिम वंश आता है सल्तनत काल में, अंतिम वंश आता है लोधी वंश, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, तो हमारा आंसर, प्रश्न क्या पूछ रहा था? सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था किसने? तुगलक वंश ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो कौन से वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो मेयो के हत्या उसकी कार्यकाल में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मेयो की हत्या उसके कार्यकाल में। और मेयो के कार्यकाल देखें तो 1869 से लेकर के 1872 तक, 69 से लेकर 72 के बीच में लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था, गवर्नर जनरल के रूप में थे। और उन्हें वित्तीय विकेंद्रीकरण और प्रथम प्रांतीय बंदोबस्त किया था उन्होंने। वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनकी उनके कार्यकाल में अंडमान में एक कैदी के द्वारा हत्या कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ए पंडुरंग प्रार्थना समाज, तो ए पंडुरंग प्रार्थना समाज से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। ए पंडुरंग जो थे प्रार्थना समाज से संबंधित है। ठीक है, दयानंद आर्य समाज से संबंधित, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये गलत है दोस्तों। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है, लेकिन राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ब्रह्म समाज के यदि माना जाए तो राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संपादक, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संपादक थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज को बनाया था। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था आदि ब्रह्म समाज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 में कहा गया है, 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो साइमन कमीशन हुआ था उस पर चर्चा करने के लिए, मेन मुद्दा क्या था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और उसके प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न को, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ था किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में जब थे, वो मांडले नामक जेल में जब कैद थे, तब गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे बाल गंगाधर तिलक ने। इंडियन इन ट्रांजिशन की रचना मानवेंद्र नाथ राय ने किया है। मानवेंद्र नाथ राय ने क्या किया है? इंडियन इन ट्रांजिशन की रचना मानवेंद्र नाथ राय ने। गोखले ने माई पॉलिटिकल गुरु की रचना महात्मा गांधी ने, गोखले ने क्या किया है? तो गोखले के बारे में लिखे हैं, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी ने लिखे हैं। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना नेहरू जी ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नाक्स किस देश की लेखिका है? साहित्य में 2022 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एनी अर्नाक्स है, जो फ्रांस की लेखिका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फ्रांस की लेखिका है एनी अर्नाक्स। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 17 नंबर। कौन सी संस्था चावल मूल्य सूचकांक
जारी करती है? तो चावल मूल्य सूचकांक जारी करने वाली कौन सी संस्था है? तो FAO चावल मूल्य सूचकांक जारी करने वाली संस्था है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 12 वर्षों में उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है महंगाई। चावल मूल्य सूचकांक 2.8% बढ़ा दिया गया है, जो लगभग 12 वर्षों में उच्चतम मूल्य पर पहुंचा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कौन जारी करता है? तो FAO जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 80 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने ULLS अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल की शुरुआत की है? किसने शुरुआत की है इस पहल की? तो यदि हम देखें इसमें दोस्तों, इस पहल की शुरुआत किसने की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मुलायम सिंह यादव, जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किए हैं? तो मुलायम सिंह यादव जो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार कार्यकाल हुआ है, 3 बार कार्य किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 3 बार में पहली बार 1989 से लेके 91 तक, फिर 93 से लेके 95 और 2003 से लेके 7 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं मुलायम सिंह यादव। और 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे मुलायम सिंह यादव। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसने श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है? तो किसके श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई मेमोरी नेवर डाई? तो किसके श्रद्धांजलि के रूप में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद के श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है। अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद को श्रद्धांजलि देते हुए मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का अनावरण किया है। और तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले को अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने ये पुस्तक को अनावरण किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न चलते हैं। फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस देश से है? फहमीदा अजीम है जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, वो अमेरिका से है। किस देश की है? सॉरी, वो किस देश की है? तो वो बांग्लादेश की है, अमेरिका नहीं, बांग्लादेश की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वो अमेरिका के इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम को 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बांग्लादेश की है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है या खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा? तो लद्दाख में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य खोला जाएगा। 23 की ओर। नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर है? तो अष्टकोणीय नीला अष्टकोण के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण कार्यक्रम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आंध्र प्रदेश राज्य में। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस है जो 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रेबीज वैक्सीन, यह दिवस रेबीज वैक्सीन के आविष्कार के अवसर पर मनाया जाता है, लुईस पास्चर को श्रद्धांजलि देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 26 की ओर। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? 2011 में कौन से राज्यों में उच्चतम लिंगानुपात है? तो यदि हम देखें 2011 की जनगणना के आधार पर यदि देखें तो तमिलनाडु में इन 4 ऑप्शन में से तमिलनाडु में लिंगानुपात सबसे उच्चतम है। कितना है? तो तमिलनाडु में लिंगानुपात 996 है। प्रत्येक पुरुष पर 996 महिला है। इन चारों ऑप्शन में से तमिलनाडु नंबर 1 पर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 27 की ओर चलते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। उत्तर पूर्वी से प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है और ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण होता है दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 28 नंबर प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर
चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवाओं का प्रमुख कार्य है हिमभच्छी। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। तो यह गर्म तथा शुष्क पवन है जो जाड़े के तापमान को बढ़ जाता है। जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, रॉकी पर्वत में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की जाए? तो वर्ष 1921 में महान विभाजक वर्ष कहा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, वर्ष 1921 को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने स्तंभ निर्धारित किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के 8 स्तंभ निर्धारित किए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कितने स्तंभ? 8 स्तंभ निर्धारित किए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है? उमंग ऐप का यदि देखें तो उमंग ऐप का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप का पूरा नाम ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 32 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायत 9वां भाग में सही है, नगर पालिका 9 के क में ये भी सही है, सहकारी समिति 9 के ख में ये सही है, अधिकरण 10 में ये गलत है। दोस्तों कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। संविधान के 9 में पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, और 9 के क में 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका को और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति को जोड़ा गया है। और ठीक है, और संविधान में भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का उल्लेख भाग 14 के क के अधिकरण 14 के क में अधिकरणों की व्याख्या है, न कि 10 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 33 में। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? तो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना ये मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मूल कर्तव्यों में है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। और डी में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानवर्धक तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 34 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया भारत में इनमें से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो भारत में योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं? तो ये जब देखें तो भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, पी चिदम्बरम है आयोग का अध्यक्ष नहीं रहे हैं। पी चिदम्बरम योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। कौन पी चिदम्बरम है जो योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, पी चिदम्बरम। डॉक्टर मोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से लेके 1987 तक कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक, प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं 1991 से 86 के बीच, 86 से प्रणब मुखर्जी 1991 से माने 1996 तक, 91 से 96 तक रहे हैं। फिर मोन्टेक सिंह अहलुवालिया 2006 से 2014 तक रहे हैं। तो कौन नहीं रहे हैं? पी चिदम्बरम नहीं रहे हैं। 35 में प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक है विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। उन्होंने यह पुस्तक वर्ष 1934 में लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 34 नंबर में। ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? ताइवान की राजधानी यदि देखें तो ताइपे है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ताइवान की राजधानी ताइपे है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में दिया गया है नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नमामि गंगे कार्यक्रम को देखा जाए तो वर्ष 2014 में नमामि गंगे की शुरुआत की गई थी। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, नमामि गंगे का कब? वर्ष 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। मैच करना है, इसमें सुमेलित नहीं है, सो बताना है।
38 नंबर प्रश्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अमृदाबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में, तो अमृदाबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में सही है, सम्मिलित है। पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में सम्मिलित है। ओरंग टाइगर रिजर्व असम में, ये भी सम्मिलित है। सिरस्का टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, ये गलत है। तो हमसे पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, नहीं सम्मिलित है ऑप्शन नंबर डी। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने ढूढ़ल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है 120वीं जयंती पर? तो कौन सी एक्ट्रेस की, तो ये कौन सी एक्ट्रेस थी? पिक्के रोजी को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, पिक्के रोजी थी। उन्हें गूगल ने ढूढ़ल के माध्यम से मलयालम सिनेमा के पहली महिला लीड एक्ट्रेस पिक्के रोजी को उनके 120वीं जयंती पर याद किया गया। ऑप्शन नंबर पिक्के रोजी, डी मेरा सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न की ओर, इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो इसरो ने कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो 3 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 41 की ओर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 180 देशों में से भारत का रैंक 161 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 161, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 2023 में 161वां स्थान पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली बने, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए 100 सबसे लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है? तो किस बीमारी के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी, एम पॉक्स की बीमारी को समाप्त के लिए आपातकाल की घोषणा को समाप्त करने की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 44 में एससीओ स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? एससीओ स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? तो इसका आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 45 नंबर प्रश्न में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, CBFC के अध्यक्ष कौन है? CBFC के अध्यक्ष यदि देखें तो CBFC के अध्यक्ष कौन है? तो CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए अमेजन किसान के साथ समझौता किया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 147 की ओर चलते हैं, सॉरी दोस्तों 47 प्रश्न भी चलते हैं। 100 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 100 वर्ष पूरा होने पर गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 48 में ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसने किया है? तो ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन भारतीय नौसेना ने किया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन 2023 में भारतीय नौसेना ने किया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 49 की ओर। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो 6G अलायंस अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, अश्विनी वैष्णव। आज संचार एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत का 6G अलायंस लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो वह देश कौन है? तो वह देश बांग्लादेश है, उसके साथ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों 51 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उस उपकरण का नाम क्या है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उस उपकरण का नाम है लक्सीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोमीटर मेट्री में होता है
और कोलोरीमीटर, क्लोरीमीटर क्या है? तो क्लोरीमीटर है, क्लोरीमीटर एक प्रकार का सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है, क्लोरीमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या है? तो एनीमोमीटर है वायु की शक्ति और गति को मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर है। अल्टीमीटर है विमान की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी। लक्समीटर है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 52 में निम्नलिखित निम्न रंगों में से विषम को पहचानिए। तो निम्न रंगों में यदि विषम को पहचाने तो इसमें से कौन है? भूरा। भूरा अलग है, लाल, हरा, पीला प्राथमिक रंग के रूप में आता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 53 में जब सितारा और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। जब दोनों में एक ही धुन बजाया जाए तो किस कारण उन दोनों में से धुन को अंतर करेंगे? तो केवल ध्वनि की गुणता के कारण दोनों के गुण में अंतर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ध्वनि की गुणता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। 54 में दिया गया है अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों पर का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? कंट्रोल छड़ का उपयोग नहीं किया जाएगा चालू नाभिकीय रिएक्टर में तो क्या होगा? तो चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। तो नाभिकीय रिएक्टर देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो कुछ प्रमुख नाभिकीय रिएक्टर का नाम बता देता हूँ। जैसे तारापुर नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कैगा कर्नाटक में स्थित है। कलकपक्कम तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में, और रवात भाटा राजस्थान में, और कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रडार का आविष्कार कौन था? तो रडार का आविष्कारक जो था वो कौन था? रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रॉबर्ट वाटसन जो थे रॉबर्ट वाटसन थे जो रडार के क्या थे? आविष्कारक थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 56 में लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? तो लेजर का पूर्ण प्रारूप जब देखें हम तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी नहीं होगा, बी ही होगा। लाइट एप्लीफिकेशन बोर्ड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 57 में प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारी पानी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह है नांगल में प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 58 में बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। तो बहुचर्चित जो गॉड पार्टिकल कौन है? तो वो गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 59 में पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर तत्पश्चात निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि 60 नंबर प्रश्न में मिलान करना है हीरा। हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, ठीक है। हीरा जो है आपको, हीरा कहाँ से मिलता है, किससे मिलता है? हीरा है जो कार्बन से मिलता है, 1 का 4 हो जाएगा। संगमरमर है जो कैल्शियम से मिलता है, संगमरमर कैल्शियम से। बालू सिलिकॉन से मिलता है, बालू। और माणिक्य है जो एल्युमिनियम से मिलता है। यदि हम देखें तो आंसर होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 61 की ओर। 61 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन धातु पित्तल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है? कौन सी धातु सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो कौन सी धातु है? तांबा धातु इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, तांबा धातु। ठीक है, सभी में तांबा का प्रयोग किया जाता है। 62 में हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। वर्षा जल का पीएच मान है, यदि हम देखें वर्षा जल का पीएच मान तो 5 से लेकर 5.5 के बीच होता है वर्षा जल का पीएच मान, थोड़ा सा अम्लीय होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर है, वर्षा जल का पीएच मान।
नेक्स्ट प्रश्न 64 में सिरका का रासायनिक नाम है। सिरका किसका रासायनिक नाम है? सिरका किसका रासायनिक नाम है? सिरका है जो किसका रासायनिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम है सिरका। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम सिरका है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एसिटिक अम्ल एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला तथा संक्षारक द्रव्य है। यह सिरके के रूप में अचार, चटनी आदि बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं और औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण पायरोग्लिसरियंस अम्ल के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 65 में निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु किसे कहा जाता है दोस्तों? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। किसे? टाइटेनियम को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। टाइटेनियम, टाइटेनियम को दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। वही तो नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? यदि हम इसमें देखें तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु ये देख चुके हैं। 66 में चलते हैं हम लोग। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषम विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? कौन सा विषय मानव जाति के आंकड़ों से संबंधित है? यदि इसमें देखें दोस्तों तो ये है, इसमें यदि हम देखें परिस्थिति विज्ञान को, ऑप्शन ए को, तो सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के संबंधों का अध्ययन परिस्थिति विज्ञान कहलाता है। आनुवांशिक विज्ञान देखें तो आनुवांशिक विज्ञान में जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं उसका वंश गति का अध्ययन कहलाता है आनुवांशिक विज्ञान। जननांकिक कहते हैं जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है जननांकिक को, और इसकी वंशागत की अध्ययन मानव जनसंख्या के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन है। ठीक है, जेनेटिक। और वायरस विज्ञान विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विषम जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों को अध्ययन जनांकिकीय में किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। 67 नंबर में चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं शैलोदभिद। शैलोदभिद है जो चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मटर पौधा है। यदि हम देखें मटर के पौधा क्या है, तो मटर का पौधा एक प्रकार का शाक है। शाक है मटर का पौधा। मटर का पौधा क्या है? तो एक प्रकार का शाक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 69 में मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां देखें तो जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भार उठाने की क्षमता के संदर्भ में इससे सबसे मजबूत माना जाता है। इसे ही सबसे मजबूत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है दोस्तों, 70 नंबर प्रश्न में दिया गया है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान का स्तर क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के समान रक्त के पीएच मान का रक्त का स्तर क्या होता है? ये प्रश्न पूछा है। यदि इसे हम लोग देखें तो पीएच मान के रक्त का स्तर 7.35 से लेकर 7.45 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 71 नंबर प्रश्न में चलते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो कौन सा फल है? तो साइट्रस को रखता है वो फल का नाम क्या है? यदि इसको देखें हम तो उस फल का नाम है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कुछ विटामिन है और उसके नाम है, जिसे मैच करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया हुआ विटामिन है तो कौन विटामिन है? तो कैरोटीन एक प्रकार का कैरोटीन है जो एक प्रकार का विटामिन है। एंजाइम क्या है? तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। हार्मोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन है। और प्रोटीन क्या है? कैरेटीन एक प्रोटीन है। कैरेटीन क्या है? एक प्रोटीन है। तो यदि मैच करें तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 73 नंबर प्रश्न की ओर। 73 यदि आप लोग को दोस्तों भारतीय संविधान से पढ़ना हो, पूरा बुक पढ़ना हो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के रूप में, वो भी पूछे गए प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के रूप में पढ़ना हो, तो मैं घटना चक्र बुक से लाया हूँ। पूरा बुक को मैं समाप्त कर दिया हूँ दोस्तों। भारतीय संविधान का उसका प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो अपलोड मिलेगा। और उसी तरह भारतीय इतिहास का
भी मैं प्लेलिस्ट लाया हूँ, भारतीय इतिहास का भी घटना चक्र बुक का प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। आप लोग यदि उसे देखते हैं, तीनों मॉडर्न, प्राचीन और मध्यकालीन हिस्ट्री सभी का मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हूँ। वो भी चैप्टर वाइज है दोस्तों, घटना चक्र बुक से है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में है, प्रैक्टिस के रूप में है। यदि आप उसे देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में ये बूस्टर की तरह काम करेगी दोस्तों। यदि आप उसे देखते हैं तो आपकी तैयारी में बूस्टर की तरह काम करेगी और आपको पढ़ने में मन लगेगा दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें दोस्तों। दोस्तों के ग्रुप में प्लीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँच सके। और वीडियो को जितने भी ग्रुप हैं आपको सारे ग्रुप में शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए 73 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। इटाई टाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो इटाई टाई रोग है किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो यह रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो कैडमियम के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 70 नंबर 4 की ओर चलते हैं। 74 में अबिंदुकता एक बीमारी है। अबिंदुकता एक कौन सी बीमारी है? तो अबिंदुकता है जो आंखों की एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, आंखों की एक बीमारी है अबिंदुकता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक नेत्र रोग है, इसमें प्रभावित व्यक्ति ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है तथा क्षैतिज दिशा में भी नहीं देख पाता है। यह दोष नेत्र लेंस के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वक्रता के अंतर में आ जाने के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। और इसे ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लेंस की आवश्यकता होती है? बेलनाकार लेंस के द्वारा अबिंदुकता को दूर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। मैचिंग दिया गया है इसमें, इस प्रश्न में मैचिंग दिया गया है, हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे इसमें। एक तरफ है विशेषज्ञ और दूसरी तरफ है शरीर का भाग, ठीक है। तो कार्डियोजिस्ट है, तो कार्डियोजिस्ट किसके लिए है? हृदय के लिए है। हृदय का जो भाग है कार्डियोजिस्ट कहलाता है। नेफ्रोजिस्ट किसके लिए है? तो गुर्दा के लिए है नेफ्रोजिस्ट गुर्दा के लिए है। यूरोलॉजिस्ट है जो मूत्र नलिका से संबंधित है। मूत्र नलिका से संबंधित है कौन? यूरोलॉजिस्ट। और ऑक्यूलिस्ट क्या है? तो आपको आंखों से संबंधित है आर्कुलिस्ट। यदि इसे मैच करें 3 4 2 1 किस में दिया हुआ है? 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसे यदि फिर से पढ़े हम, कार्डियोजिस्ट हृदय से संबंधित है, नेफ्रोलॉजिस्ट ये आपको गुर्दा से संबंधित है, यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका से संबंधित है, आर्कुलिस्ट आंख से संबंधित है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें दोस्तों के ग्रुप में प्लीज शेयर करें दोस्तों। जितने भी दोस्तों के ग्रुप है आपका, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी ग्रुप है सभी में वीडियो को शेयर कर दें, वायरल कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।